Hello everyone. Today we will discuss cash flow from investing activities. आज हम विनियोगी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह डिस्कस करेंगे। देखिए, दीर्घकालीन संपत्तियों में जो हम रुपया लगाते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यदि इनका वर्ष में क्रय कर लिया गया हो तो कैश आउटफ्लो होगा, और यदि इनको बिक्री की जाए तो कैश इनफ्लो होगा, रोकड़ आगमन होगा। तथा विनियोगों से प्राप्त आय होगी तो रोकड़ आगमन होगा। इस प्रकार की क्रियाओं में वर्ष में शुद्ध रोकड़ प्रवाह इसी हेडिंग में दिखाते हैं। इसमें रोकड़ आगमन की मदों में शामिल करें तो इसमें सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्तियों की बिक्री को शामिल करते हैं। बिक्री से प्राप्त वास्तविक धनराशि रोकड़ आगमन में लिखते हैं। नेक्स्ट रोकड़ आगमन की मद होती है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोग की बिक्री। यदि संस्था पर वर्ष के आरंभ में सरकारी प्रतिभूतियां, कंपनी के अंश या ऋणपत्रों में इन्वेस्टमेंट हो और जो हमने वर्ष में बेच दिया, उस बिक्री से जो प्राप्त राशि होगी वो हमारी रोकड़ आगमन होगी। नेक्स्ट हेडिंग होती है इसकी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ब्याज और लाभांश प्राप्त। यदि वर्ष में विनियोगों से कोई ब्याज प्राप्त होता है या कोई लाभांश प्राप्त होता है तो वह भी हमारा रोकड़ आगमन होगा। अब बात करते हैं रोकड़ बहिर्गमन की मदें। कैश आउटफ्लो में कौन कौन से आइटम्स को हम शामिल करते हैं, तो इसमें परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स शामिल करते हैं, स्थायी संपत्ति का क्रय। यदि वर्ष में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मोटर गाड़ी, अगर इसका कोई परचेज किया गया हो तो उन पर जो टोटल एक्सपेंसेस आते हैं, परचेज संबंधी जो भी खर्चे आएंगे, उनको एस्टेब्लिश करने के जो व्यय होते हैं वो सब कैश आउटफ्लो माने जाते हैं। नेक्स्ट हम हेडिंग रखते हैं, इसमें आइटम रखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्तियों का निर्माण। यदि हमने किसी भवन का कंस्ट्रक्शन खुद कराया है तो कंस्ट्रक्शन पर जो भी एक्सपेंसेस होता है वो कैश आउटफ्लो होगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोग का क्रय। यदि वर्ष में सरकारी प्रतिभूतियां, अंश या ऋणपत्रों को हमने खरीदा है तो हमारा कैश आउटफ्लो होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यहाँ हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, विनियोग क्रियाओं से रोकड़ बहाव की गणना करनी है। देखिए क्वेश्चन में परचेज ऑफ मशीन, मशीन का क्रय का अमाउंट दे रखा है 2,50,000। परचेज ऑफ गुडविल, ख्याति का क्रय है इसमें 1 लाख। सेल ऑफ मशीन, मशीन की बिक्री 35,000। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोग की बिक्री 50,000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोग का क्रय 1,50,000। सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स की बिक्री 40,000। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, ब्याज और लाभांश प्राप्त हुआ है इसमें 10,000। अ बिल्डिंग वाज परचेज एज इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस विच वाज लेट आउट फॉर कॉमर्शियल पर्पस, रेंट रिसीव 20,000। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि विनियोग के रूप में जो सरप्लस है उसमें से एक बिल्डिंग खरीदी गई है जिसे कॉमर्शियल पर्पस मतलब व्यापारिक उद्देश्य के लिए किराए पर उठा दिया है, और इससे जो रेंट मिला है वो 20,000 का मिला है। तो इन इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़
कैलकुलेशन करनी है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए फर्स्ट है परचेज ऑफ मशीन। तो यहाँ पे देखिए परचेज ऑफ मशीन का अमाउंट है 2,50,000। तो देखिए यहाँ पे जब मशीन को क्रय किया गया है तो कैश बाहर जाएगा, ये कैश का आउटफ्लो होगा। तो इसका अमाउंट हम यहाँ पे ब्रैकेट में शो कर देंगे 2,50,000। नेक्स्ट अमाउंट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा परचेज ऑफ गुडविल। ₹1,00,000। गुडविल परचेज करने पर भी कैश आउटफ्लो होगी, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू होगी। नेक्स्ट है सेल ऑफ मशीन 35,000। सेल ऑफ मशीन का अमाउंट यहाँ पे 35,000 है। जब हम किसी असेट्स को सेल्स करते हैं तो उससे जो रोकड़ मिलता है वो कैश इनफ्लो होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 35,000, ये रोकड़ आगमन की अमाउंट है। नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे रखा है इसमें 50,000। तो इससे भी हमारी रोकड़ आएगी, इनफ्लो होगी। नेक्स्ट है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,50,000। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रहे हैं, कैश आउटफ्लो होगी इसलिए इसको ब्रैकेट में शो करेंगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ पेटेंट 40,000। पेटेंट को सेल करने पर कैश रिसीव होगी इसलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव 20,000। तो ये 10,000 है, लिखते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड।
आगे देखिए क्वेश्चन में कहा था अ बिल्डिंग वाज परचेज एज इन्वेस्टमेंट, एक बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदी गई है आउट ऑफ सरप्लस विच वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस और रेंट रिसीव 20,000। तो यहाँ पे जो विनियोग के रूप में हमने एक सरप्लस में एक बिल्डिंग खरीदी थी जिसको हमने कमर्शियल पर्पस से किराए पे उठाया, जिससे हमें किराया मिला है। तो यहाँ पे कैश का इनफ्लो हुआ है, इसको हम रेंट रिसीव करके लिखेंगे। सबको नोट कर चुके, अब इसमें हम टोटल लगाएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये ब्रैकेट्स वाले माइनस को माइनस करने होंगे। तो यहाँ देखेंगे हम 2 लाख 2 3 4 और ये हो जाता है 5 लाख। तो ये माइनस का टोटल 5 लाख है और प्लस में हम देखें तो 20 + 10 30 30 + 4 70 70 + 30 1 लाख 1,50,000 + 5,000 1,55,000। तो हम देख रहे हैं जो हमने कैश यूज़ करी है वो 5 लाख यूज़ करी है और जिसमें से रिसीव हुआ है हमें 1,55,000 हुआ है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो जाती है 3,45,000। मतलब यहाँ पे हमने 3,45,000 का जो अमाउंट है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ किया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।